चलिए अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की और सरकारी कंपनियां जहां पर रिटेल का निवेशकों ने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं इस रन में। इनमें जमकर निवेश आया है लेकिन मोटे रिटर्न्स भी बनते हुए दिखाई दिए। हाल ही की जो गिरावट आई है या फिर करेक्शन आया है उसमें पीएसयू कंपनियों में बट ऑब्वियसली भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सवाल यही है कि ये गिरावट मौका है या फिर धोखा। सुमित हमारे साथ है जो आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स ने वैसे हाल फिलहाल में कैसे परफॉर्म किया है और फिर आगे बात बढ़ाएंगे। सुमित। तो पीएसयू सेक्टर जो कि हाल फिलहाल में डार्लिंग रहा है मार्केट का और एक बढ़िया तेजी भी दिखाई है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा है और पूरे पीएसयू बास्केट के अंदर सेल ऑफ आया है। हाई से ऑन एन एवरेज करीब 30% के आसपास कंपनी स्पेसिफिक टूटे। इंडेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो 8-10% ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक बिकवाली कहीं ज्यादा रही है। कोचिन शिपयार्ड 37% के आसपास, गार्डन रीच 35%, इरकॉन 30%, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करीब 30%, बीईएमएल 28%, भारत डायनेमिक्स 28% और हुडको करीब 27% के आसपास की यहाँ पर वैल्यू इरोजन हो चुका है। मिश्र धातु करीब 27%, आयरेडा 26% और आईआरएफसी करीब 26% के आसपास, ये भी हायर लेवल से टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। अब इन कंपनियों की बिकवाली में रिटेल निवेशकों पर कैसा इंपैक्ट आ रहा है? सबसे पहले आईआरएफसी, ये वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा पीएसयू में किसी कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी है वैल्यू के लिहाज से तो आईआरएफसी है। करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग रिटेल के पास है, जो परसेंटेज में 9.5 बैठती है क्योंकि सरकार का हिस्सा 86% है, तो रफली 97-98% के आसपास ये हिस्सेदारी दोनों मिलाकर बैठती है। दूसरी रिटेल होल्डिंग वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी हिस्सेदारी है एचएएल में, करीब 21,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी यहां पर भी है, 6.5% परसेंटेज के लिहाज से बैठती है और सरकार की हिस्सेदारी यहां पर 72% के आसपास है। तीसरी कंपनी जो वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा है उसमें आता है बीईएल का नाम, ये निफ्टी का भी हिस्सा बन सकता है आने वाले समय में। 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल की हिस्सेदारी है, 9% जो हिस्सेदारी बैठती है परसेंटेज के लिहाज से, और सरकार की इसमें हिस्सेदारी करीब 51% के आसपास है। कुछ और बड़ी हिस्सेदारी में रिटेल की हिस्सेदारी है बीएचईएल में 18,000 करोड़ रुपए की, जिसमें रिटेल की हिस्सेदारी परसेंटेज में 11% बैठती है और सरकार का हिस्सा 63% के आसपास यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। आरवीएनएल करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल की हिस्सेदारी वैल्यू है, ये परसेंटेज में भी काफी ज्यादा है, 14.5% के आसपास रिटेल अकेला हिस्सेदारी इसमें ओन करता है और सरकार की हिस्सेदारी करीब 72 से 73% के आसपास है। इसके अलावा आरईसी, ये भी बहुत बढ़िया तेजी में रहा है, तो रिटेल के पास करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी है और 8% के आसपास हिस्सेदारी बैठती है और सरकार का हिस्सा करीब 52 से 53% के आसपास है। एलआईसी, इसकी 11,000 करोड़ रुपए की वर्थ की हिस्सेदारी जो है वो रिटेल के पास है, जो कि सिर्फ 2% है क्योंकि सरकार का ही 96.5 है, यानी कि ऑलमोस्ट 99% की हिस्सेदारी ये दोनों पक्ष ही खाली रखते हैं। आयरेडा, ये करीब 11,500 करोड़ रुपए वर्थ की हिस्सेदारी यहां पर रिटेल के पास है और रिटेल का हिस्सा परसेंटेज में 18.5% है और वो भी हाल फिलहाल के ओएफएस के बाद 75% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की होते हुए दिखाई पड़ी है। और आखिरी में आईआरसीटीसी करीब 11,200 करोड़ रुपए वर्थ की हिस्सेदारी रिटेल के पास है और रिटेल के हिस्सा करीब 15% है और सरकार की हिस्सेदारी 62% है। तो ये वो कंपनियां जो रिटेल को काफी पसंद रही हैं और हायर लेवल से एक अच्छी करेक्शन में शायद यहां पर रिटेल्स के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ भी दिखाई पड़ा होगा। जी हाँ, तो ये कुछ तथ्य हैं कैसे कैसे इन सरकारी कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है और जो अभी रिसेंटली सेटबैक या फिर करें रिट्रेसमेंट या फिर गिरावट जो थी वो ये पीएसयू कंपनियों में थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे डेंट पहुंचा के गई होगी यकीनन। बट शरद जी, एक प्रश्न का उत्तर अगर आप संक्षेप में दे पाएँ। पीएसयूज को हम कई धड़ों में बांट के देखते हैं, रेलवे, उसके बाद डिफेंस कंपनियाँ, उसके बाद ओएमसीज, अपस्ट्रीम कंपनियाँ। आपका सबसे अच्छा कन्विक्शन अभी भी किस स्पेस में? इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स एज वेल। और मैं आज सुबह जिक्र कर रहा था डिस्कशन में कि पीएसयू बैंक्स ने कितना अंडर परफॉर्म किया है लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स मॉर्निंग में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा था, एक ऐसे वक्त जब निफ्टी बैंक अभी 100 एमआ पे भी नहीं आया है। तो आपका व्यू, आप पीएसयूज में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ रखते हैं? देखिए, ओएमसीज और पीएसयू बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है जो फर्स्ट लेग ऑफ वैल्यूएशन अब टिकाना था वो आ गया है। अब अनलेस एंड अनटिल ये लोग कुछ अब नॉर्मल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आगे आने वाले समय में दिखाते हैं और री रेटिंग होने की गुंजाइश कम है।
लेकिन मार्केट्स में एग्जैगरेशन हो जाता है। मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी शायद अभी भी एक अट्रैक्टिव प्रोपोज़िशन हो सकता है। फ्लिप साइड ये है कि ऑब्वियसली किसी भी कमोडिटी में आपको रिजल्ट्स और कमोडिटी के प्राइसेस दोनों सपोर्टिव होने चाहिए, तब आपको बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस मिलती है। वो एक रिस्क है, बट ऑफ हैंड मुझे लगता है कि ओएनजीसी एक बढ़िया बेट हो सकती है, इंजीनियर्स इंडिया एक बढ़िया बेट हो सकती है, जिस टाइप का ऑयल एंड गैस कैपेक्स है। और अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस वगैरह में मुझे लगता है अगर आप थोड़ा अपना नज़रिया लंबा कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी ये करेक्शन के बाद अब निबल इन करना चालू कर देना चाहिए। एटलीस्ट जो आप खरीदने की प्लानिंग रखते हैं, उसमें से 20-25% पैसा आपको ज़्यादातर डिफेंस स्टॉक्स में डाल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज हुआ है, आने वाले समय में जैसे-जैसे ऑफसेट क्लॉज़ क्लिक होता है, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। बट टेम्परेरीली हो सकता है 1-2 साल के लिए वैल्यूएशंस लगभग पीक आउट हो गई हैं। बट ग्रेजुअली करेक्शंस पे लगातार मेरे हिसाब से अगर आप 5 साल के ऊपर का व्यू रख सकते हैं, तो लगातार एक्यूमुलेट करना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स होने चाहिए ज़्यादातर डिफेंस और शिपिंग कंपनीज़ के लिए।